हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एमपी में। तो मैंने अभी तक आपको रित और स्मृतियाँ तक करवा दिया था और उपनिषद का जो भी पाठ बचा था वो भी मैंने आपको करवा दिया है। और इस वीडियो को जो लोग भी देखते हैं मैं उनसे सच में अनुरोध रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो आपको काम करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेहनत आप एफ़र्ट लगाते हो तो देखो यार, अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, इन केस की ज़्यादा रीच नहीं बढ़ेगी तो फिर मैं डिमोरलाइज हूँ, फिर मुझे लगेगा कि मैं क्यों ही बना रही हूँ। तो ये मेरी आप सभी से निवेदन है कि जो भी देख रहा है प्लीज़ उसको शेयर करो, कमेंट करो, है ना, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे यार क्वालिटी वाली चीज़ मिल रही है। मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दे रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, आप टेस्ट लगा के देखना, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगर सॉल्व नहीं होते हैं तब आप बोलना कि नहीं, आप चीज़ सही नहीं दे रहे हो, है ना। तो एक्चुअली मैं अपने सारे वीडियोस में नहीं बोलती हूँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बट मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो प्लीज़ उसको आप स्प्रेड करो, जितना अच्छा स्प्रेड करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कंपटीशन कोई और देख लेगा तो उसको नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यार। आप अगर किसी का अच्छा चाहोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी ही होंगी। पता है क्या, हम अपने स्वार्थ के चक्कर में हम किसी का अच्छा नहीं चाहते तो हमारे साथ ही अच्छा नहीं होता है। अब दूसरों का अच्छा चाहना तो स्टार्ट करो, आपकी लाइफ चेंज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट सभा, समिति और विदित, है ना, विदत, विदत, हाँ सही है। और इसको देख लेते हैं ये क्या थी, सभा, समिति और विदत। ये 3 टॉपिक दिया है, तीनों टॉपिक हम कर लेते हैं। एक सेकेंड यार, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक। तो सभा समिति क्या थी? एक तो ये थी कि वैदिक कालीन प्रशासनिक संस्थाएं, जैसे कि आज हमारी प्रशासनिक संस्थाएं देखा जाए तो जैसे राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, तो ये प्रशासनिक संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं, है ना। वैसे ये प्रशासनिक संस्थाएं होती थी, ठीक है। सभा, समिति और विदत। विदत देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको लगे कि हाँ, ये फैक्ट टू फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि एमपीपीसीएस क्या पूछता है, फैक्ट पूछता है, इसलिए फैक्ट रटने का बस और पेपर निकालने का। तो विदत, विदत क्या है कि RS शर्मा के अनुसार आर्यों की सबसे प्राचीन ये संस्था थी विदत, ठीक है। ऋग्वेद में इसका 112 बार उल्लेख किया गया है। तो यही पूछ ले कि सभा, समिति, विदत में से कौन सी संस्थान थी जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है, तो विदत थी। तो ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। सदस्य कबीले के वरिष्ठ लोग होते थे, इसके सदस्य, जो भी कबीला होता था उसके जो वरिष्ठ लोग होते थे वो विदत के सदस्य होते थे। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था कि लूट के माल का बंटवारा करना, सैनिक कार्यों की देखी करना और धार्मिक संबंधी कार्य करना। मतलब जो भी कबीले लूट के लेके आते थे अपना माल, उनको बांटना होता था। जो सैनिक व्यवस्था क्या कबीलों के लिए करनी है वो करना था। कबीलों के लिए कुछ या फिर समाज के लिए जो धार्मिक पूजा वगैरह करना है वो भी विदत ही देखता था, ठीक है। यज्ञ वगैरह, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, याद रखिए, ठीक। तो ये ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में हमें ये मिल रहा है, विदत मिल रहा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये संस्था लुप्त हो जाती है। उसके बाद ये संस्था देखने को नहीं मिलती है। तो बस आपको विदत में इतना ही याद रखना है, ठीक। अब सभा देख लेते हैं। सभा क्या है कि ये वर्तमान में ऐसे, मतलब इसकी जो तुलना होती है वर्तमान में राज्यसभा से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख है, तो ये याद रखिएगा। विदत जो हमारा था वो 122 बार था, लेकिन जो सभा है वो हमारी 8 बार है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष होते थे उसको सभापति बोलते थे, ठीक है। और जो सदस्य होते थे उनको क्या बोलते थे? तो सभ्य बोलते थे, सभासद बोलते थे, सभासीन बोलते थे, सुजात बोलते थे। मतलब जो भी हैं ये सभ्य हैं, सभासद हैं, सभासीन हैं, सुजात हैं, ये उच्च कुल के लोग हैं। इनको क्या बोलते थे? सदस्य होते थे। जो भी ऊंचे कुल के लोग हैं वो इसके सदस्य होंगे और इसका जो अध्यक्ष होगा उसको सभापति बोलेंगे, ठीक है। सभा में महिलाएं भाग लेती थी क्योंकि उनको सभापति कहा गया है, ऐसा उनको बोला गया है, महिलाओं को सभापति कहा गया है, इसलिए सभा में भाग लेती थी, ठीक है। सभा के रक्षक को सभावाल या सभाचार कहते थे, ठीक है। सभावाल या सभाचार कहते थे सभा के रक्षक को।
आगे देख लेते हैं, सभा के कार्य देख लेते हैं। ठीक है, सभा के कार्य क्या है? न्याय करना, राजा को सलाह देना, ये सभा के कार्य थे। सभा के अन्य नाम क्या हैं? तो सभा को और किस नाम से बुलाया जाता था? तो केवल स्पृत, पाप का नाश करने वाला, केवल स्पृत, दंड, प्रचंड। ठीक, इनको ये बोला जाता था सभा का, कि केवल है, केवल स्पृत है मतलब पापों का नाश कर देती है, दंड देती है, प्रचंड है ये। अथर्ववेद में सभा को क्या बोला गया है? तो नारिष्ठा मतलब वाद विवाद वाला स्थान, नारिष्ठा होता है वाद विवाद वाला स्थान। यही पूछते कि नारिष्ठा किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद में सभा को वाद विवाद का स्थान कहा गया है। अमित, अनुल्लंघनीय मतलब इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया सभा को। ठीक है, ऋग्वेद में देख लेते हैं नोट, कि ऋग्वेद में सभा का वर्णन ऐसे स्थान के रूप में हुआ है जहाँ जुआ, नृत्य और संगीत होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सभा को क्या कहा गया है? ऐसे उसका वर्णन किया गया है कि यहाँ पे तो जुआ होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है, उसको सभा कहा गया है। ऐसी संस्था क्या है? सभा है जहाँ पे जुआ, नृत्य या संगीत होता है। ठीक है, अब समिति देख लेते हैं हम। समिति का क्या है? कि ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख हो गया। विदित का कितना उल्लेख हुआ था? 122 बार। ठीक, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि यार मेरा मेन फोकस है याद करवाना। पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, है ना। फैक्ट मतलब मुझे कि छोटा बनाओ, उसको याद करो। तो समिति का क्या है? 9 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। ठीक, सदस्य जो होते थे कबीले के सभी वयस्क लोग जो होते थे वो सदस्य होते थे। ठीक है, और ऐसा सभी वयस्क वरिष्ठ वाला हम विदित में भी देखे थे। ठीक है, कार्य क्या है? कि राजा की पदच्युति करना, मतलब अगर राजा अच्छे काम नहीं करता है तो उसको हटा देना और राजा का चुनाव। जैसे लोकसभा में होता है कि अगर जो प्रधानमंत्री वो अच्छे काम नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, उनकी जगह नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो वैसे ही राजा का कॉन्सेप्ट था। वर्तमान में इनकी जो इसकी तुलना होती है वो लोकसभा से होती है, ये हमें याद करना है। ठीक, नोट क्या है? नोट ये है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यही हमारा 2025 MPPCS का क्वेश्चन था कि सभा समिति को कहाँ कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां। तो अथर्ववेद में। अर्थात यहाँ पुत्रियों का मतलब क्या है? कि पुत्रियों का मतलब ये है कि कबीले उस टाइम पे जो राजा की पावर थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि राजा के सामने जो ये संस्थाएं थी वो किसी काम की नहीं थी। जैसे इनका कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे आप अपने घर में देख लीजिए, अगर कोई लड़का है तो उसका अस्तित्व एक लड़की से ज़्यादा होगा, है ना। कुछ भी होगा या कुछ करना होगा तो लड़के से सलाह ली जाती है, उनको महत्व दिया जाता है। ठीक, क्योंकि वो उनके काम के हैं। ठीक, और वहीं पुत्रियों से नहीं किया जाता है अमूमन घरों में। मैं नहीं बोलती कि 100% घरों में होता है, बट 98-99% घरों में ऐसा ही है आज भी, ये हमारे सच्चाई है। तो ऐसा होता है कि वहाँ उनकी कोई राय नहीं ली जाती, उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। बस यही सिंबल करता है कि जो सभा अथर्ववेद में यही बोला गया है कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति मतलब राजा की 2 पुत्रियां हैं बस। ठीक, एक गढ़ है, गढ़ का भी देख लीजिए कि ऋग्वेद में 64 बार उल्लेख हुआ और ये सेना से संबंधित है गढ़। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, रित वाला तो मैंने देखिए पढ़ाई दिया था, तो ये मेरा इसी पेज पे है। रित आपको पढ़ाई दी हूँ, तो हम 16 संस्कार देख लेते हैं, है ना। ये आपका सभा समिति विदित खत्म हो गया, बस उतना ही आपको याद करना है। वहीं से एक प्रजापति वाला क्वेश्चन आ गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये उल्लेख कितना हुआ ये पूछ सकता है। ठीक, और विदित में और एक तो लुप्त हो गई ये पूछ लिया, यज्ञ कार्य इनके पूछ लिए। इसमें ये पूछ सकता है कि ये जो सुबह हैं, सुभासीन है, सुजात हैं, ये कहाँ के सदस्य थे? तो ये हमारे सभा के सदस्य थे, ये महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है, इनके रक्षक को सभाल या सभाचार कहते थे। ठीक है, और इनके अन्य नाम क्या है? सभा का जो नाम है ये याद रखिएगा कि किविलशिष्ट और पाप का नाश करने वाली नारिष्ठा, अमित मतलब नारिष्ठा तो याद ही करिएगा कि अथर्ववेद में इसको नारिष्ठा बोला गया है। ठीक है, अमित, अनुल्लंघनीय और समिति का क्वेश्चन ये पूछ ही चुका है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है कि कितनी बार उल्लेख हुआ है, 9 बार। और इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं?
ईशान कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि इनके अध्यक्षों को क्या कहते हैं, ठीक है, और कार्य याद रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने 16 संस्कारों पे। ये मैं वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी, तो 10 मिनट में हम 16 संस्कार करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। 16 संस्कार, तो 16 संस्कार क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ सर्वप्रथम हमारे गृह सूत्रों में किया गया, ठीक है। वैरवानस स्मृति, यार ये मुझे भी नहीं समझ में आया। वैखानस स्मृति सूत्रों में सर्वप्रथम शरीर संबंधी संस्कारों और यज्ञों से स्पष्ट अंतर किया जाता है। मतलब ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो हमारी शरीर है उसको संस्कारों और यज्ञों से स्पष्ट अंतर किया गया है, मतलब उसका शुद्धिकरण करना चाहिए हमारे शरीर का, ठीक है। तो ऐसा व्याख्यानस स्मृति में कहा गया है, ठीक। देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ना कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको पक्का क्लियर कर दूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ये पूछेगा नहीं, है ना, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस आपको ये यहाँ पे समझाया गया है कि संस्कार होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो हमारे गृह सूत्रों में इसका यूज़ किया गया, दूसरा इनका क्या काम है कि हमारे शरीर संबंधी संस्कारों और यज्ञों से उनको स्पष्ट किया जाता है, ठीक है, इनकी शुद्धि की जाती है, ऐसा कुछ है। प्राचीन काल में संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो 40 थी। ये याद रखिएगा कि प्राचीन काल में संस्कारों की संख्या कितनी है? 40 है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार हमारे संस्कारों की संख्या कितनी है? 16, जो कि आज वर्तमान में भी हम इसे ही मानते हैं। और मनुस्मृति द्वारा इसकी संख्या 13 बताई गई है, ठीक है। और संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण, वही वाला जो ऊपर बता रही थी मैं। संस्कार का अर्थ ही है शुद्धिकरण, किसका? जीवों का। जीव का मतलब हमारे शरीर का शुद्धिकरण करना ही संस्कार कहलाता है, ठीक है। इसकी संख्या प्राचीन काल में कितनी है? तो 40 है। महर्षि वेदव्यास द्वारा 16 है और मनुस्मृति द्वारा 13। ये संख्या याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। अब हम संस्कार देख लेते हैं कि संस्कार क्या क्या होते हैं, ठीक। चलिए, एक तो होता है गर्भाधान, ठीक। गर्भाधान में क्या होता है कि शुभ मुहूर्त में जो माता पिता होते हैं वो संतान की उत्पत्ति हेतु शारीरिक अपना संबंध बनाते हैं, उसको गर्भाधान कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है पुंसवन। पुंसवन क्या है कि जब गर्भ 3 महीने का हो जाता है तो जैसे होता है ना कि 3 माह तक ऐसा अनिश्चित रहता है कि ये गर्भ स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब बेबी हमारा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो 3 महीने बाद वो ये पुंसवन कराया जाता है, ताकि गर्भधारण हो चुका है और पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन क्या है कि प्रसव अच्छे से हो, इसके लिए गर्भ के 6ठे या 8वें माह में संपन्न होता है। वही जो गोद भराई होती है ना, उसको सीमांतोन्नयन कहते हैं, कि 6 या 8 माह में होता है कि प्रसव अच्छे से हो, उसके लिए कामना की जाती है, ठीक है। जात कर्म क्या है? जात कर्म ये है कि शिशु के जन्म के तुरंत पश्चात जो उनके पिता होते हैं वो शिशु को शहद या घी चटाते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम उनकी जो माता जी होती हैं उनको स्तनपान करवाती हैं, तो ये जात कर्म में आ जाता है। यहाँ पे पिता हैं जो उनको बच्चा है उनको शहद और घी चटाते हैं, एक एक ड्रॉप, ठीक। नामकरण हमको भी पता है कि शिशु के जन्म के 11वें दिन नामकरण होता है, उनका नाम रखा जाता है, ठीक। निष्क्रमण क्या होता है? निष्क्रमण है कि शिशु जन्म के 3रे या 4थे माह में किया जाता है, मतलब शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, उसको सूरज दिखाया जाता है, उसको सन की रोशनी में सन कह रहे हैं, हाँ, सन की रोशनी में और मून की रोशनी में लाया जाता है, तो उसको निष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। घर के पहली बार उसको दहलीज से बाहर निकालते हैं, ठीक। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या है कि शिशु के जन्म के 5वें या 6ठे माह बाद उनको जैसे बच्चा होता है उसको ठोस भोजन करवाया जाता है, आहार दिया जाता है। ठोस मतलब दाल चावल नहीं, जैसे खीर हो गया, खिचड़ी हो गया, समथिंग ऐसे लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। 5वें और 6ठे माह में अन्नप्राशन होता है, ये मुझे लगता है सबको ही पता होगा। चूड़ाकरण या चौल कर्म या फिर मुंडन, इन तीनों एक ही हैं, चूड़ाकरण, चौल कर्म और मुंडन, ठीक है। यह शिशु जन्म के प्रथम, 3रे या 5वें, ये याद रखिएगा, पहले या तो 3रे या तो 5वें वर्ष में किया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है कि शिशु के जो जब वो जन्म लेता है तो उस टाइम जो उसके बाल होते हैं उसको अशुभ मानकर साफ करवाते हैं, उसका मुंडन करवाते हैं, ठीक है। तो उसे ही ये मुंडन होता है, चौल कर्म या चूड़ाकरण कहते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट पेज। ये हमारा कहाँ तक हो गया था? एक सेकेंड, ये हमारा हो गया था 8, ठीक है। 8 हमने देख लिया, 8 संस्कार।
अब हम देखते हैं अपना 9वां संस्कार क्या है। 9वां संस्कार है कर्णभेदन या कर्णवेदन। ठीक है, ये 9वां संस्कार है। इसमें क्या होता है कि जन्म के 5 वर्ष के पश्चात बच्चों के स्वास्थ्य व श्रवण शक्ति और सौंदर्य के लिए उनके कानों को छिदवाया जाता है। तो पहले ऐसा होता था कि लड़कियों के भी कानों को छिदवाया जाता है, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। वरना पहले के पूर्व जन्म कह रहे हो, पहले की जो पीढ़ियाँ होती थी वो कानों को भी छिदवाती थी, इसलिए क्योंकि उनकी श्रवण शक्ति बने और उनके सौंदर्य में वृद्धि और स्वस्थ रहें। ठीक, क्योंकि हमारे कान के में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें हमारे बॉडी को कंट्रोल में करते हैं। ठीक, अब 9वां देख लेते हैं। वो 9वां क्या है? विद्यारंभ। विद्यारंभ क्या है कि बालक को अक्षर ज्ञान तथा विषयों का ज्ञान कराया जाता है। ये विद्यारंभ जो होता है हमारे घर पे ही होता है, जैसे मम्मियाँ जो पढ़ाती हैं छोटे छोटे बच्चों को ABCD सिखाना, वही होता है विद्यारंभ करना। ठीक है, उसके बाद 11वां उपनयन। उपनयन या फिर याज्ञोपवीत या फिर जनेऊ। इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरु के पास ले जाया जाता है। ठीक है, वेदों के अध्ययन के लिए। यह बाल्यावस्था का अंतिम संस्कार है, मतलब इसके बाद क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। यहाँ तक जो था ये बाल्यावस्था था। ठीक, तो उपनयन हो गया, याज्ञोपवीत हो गया, जनेऊ हुआ। इसका है कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, वेदों की शिक्षा के लिए हम उसका उपनयन करते हैं, अर्थात उनका मुंडन करवा देते हैं। उनको एक ऐसे कपड़े दे देते हैं कि ये जनेऊ धारण करो, कपड़े पहनो, ये सब करवाया जाता है। ठीक है, जैसे गुरुकुल में नहीं होता था कि बाल छिलवा दिए, उसके बाद पीला कपड़ा पहना दिए और बोले छोटे रख दिए, अब जाओ, ताकि आप विचलित ना हो, है ना, इस वजह से किया जाता था। तो ब्राह्मणों में ये उपनयन संस्कार कब होता था? ब्राह्मणों में जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था तो उपनयन संस्कार होता था। उस टाइम पे गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था और उनको ये जो जनेऊ होता है वो सूत धागा कर दिया जाता था, और ये बसंत ऋतु में किया जाता था, और पलास की लकड़ी दी जाती थी। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये पूछा हुआ है इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्षत्रियों के लिए क्या? क्योंकि 3 लोगों का ही उपनयन संस्कार होता था, एक ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का नहीं होता था। ठीक है, क्षत्रियों में क्या होता है? क्षत्रियों में जब बच्चा 11 वर्ष का हो जाता था, ठीक है, उसके टाइम पे त्रिष्ठुप मंत्र पढ़ा जाता था। ठीक है, ऊन का उसको धागा दिया जाता था उसके अपने जनेऊ के लिए। ग्रीष्म ऋतु में ये करवाया जाता था, या उदुम्बर की उसको लकड़ी दी जाती थी। ब्राह्मणों को क्या? पलाश की लकड़ी, इनको उदुम्बर की लकड़ी दी जाती थी। वैश्य के बच्चों को देख लिया जाए तो वैश्य के बच्चों को 12 वर्ष में इनका उपनयन होता था। जगती मंत्र का उच्चारण करते थे उपनयन के समय। ठीक है, सन का याज्ञोपवीत मतलब जनेऊ देते थे सन के, और ये पतझड़ के मौसम में किया जाता था, और बिल्व की लकड़ी दी जाती थी इनको। ठीक है, अब देख लेते हैं 12वां संस्कार। 12वां संस्कार हमारा वेदारंभ, मतलब गुरुकुल में वेदों का आरंभ करना। ठीक है, केशांत गोदान संस्कार। इसमें क्या है कि बालक को 16 वर्ष में प्रथम बार, जब वो गुरुकुल में ही रहते थे, जब वो 16 वर्ष के हो जाते थे उनको प्रथम बार दाढ़ी मूछ ये सब आ जाता था, तो वो सब बनवाया जाता था गुरुकुल में, तो उसे केशांत गोदान संस्कार कहते हैं। ठीक है, 13वां हो गया। उसके बाद है आपका समावर्तन। समावर्तन क्या है कि यहाँ पे 25 वर्ष के पश्चात वेदों का अध्ययन पूर्ण हो जाता था, शिक्षा संस्कार पूर्ण होना। समावर्तन मतलब हमारी शिक्षा कंप्लीट हो गई है, अब हम गृहस्थ आश्रम की तरफ पढ़ेंगे, तो 25 वर्ष का ही होता था। 25 वर्ष के बाद वेदों का अध्ययन पूर्ण करना। ठीक, समावर्तन समाप्त। 15वां देखते थे क्या है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार है कि अब पढ़ाई होगी, अब विवाह करो, परिवार निर्माण और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। ठीक, और सबसे लास्ट को क्या होता है? अंत्येष्टि, जिसको मृत्यु संस्कार कहते हैं। तो ये हो गया हमारे 16 संस्कार। अब इनको देख लेते कौन जन्म के पूर्व है, कौन जन्म के बाद है, कौन बाल्यावस्था में आता है, तो ऐसे याद रहेगा, क्योंकि कभी ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि जन्म के पूर्व कौन से संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व कौन से हैं? गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है। ठीक, ये तीनों हैं जो जन्म के पूर्व होते हैं। यहाँ पे माता पिता गर्भधारण के लिए आते हैं। पुंसवन होता है 3 माह के बाद वो गर्भ की सुरक्षित रहे। सीमान्योत्तयन होता है जो 6 से 8 माह में होता है, गोद भराई। ठीक, उसके बाद जातकर्म होता है जो पिता शहद वहद खिलाता है। ठीक, फिर नामकरण होता है, ये बाल्यावस्था, नामकरण से लेके कर्ण छेदन तक बाल्यावस्था हो गया, नामकरण हो गया। निष्कर्मण मतलब उसको घर से बाहर निकाल के सूरज और चंदा दिखाते हैं। अन्नप्राशन मतलब उसको ठोस पदार्थ देते हैं। चूड़ाकर्म उसके जो बाल है उतरवाते हैं। ठीक, कर्ण छेदन कानों को छिदवाया जाता है, ये बाल्यावस्था हो गया। ठीक, उसके बाद आ गया विद्यारंभ। शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन है?
विद्यारंभ जो कि उसको घर में पढ़ाया जाता है, फिर वेद का आरंभ करवाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये वेद आरंभ वाला वही 8 वर्ष क्षत्रियों को उपनयन में आएगा। वेद आरंभ के लिए उनको भेजा जाता है। उपनयन में है कि वेद गुरुकुल में जाने से पहले उपनयन करवाया जाता है कि जो ब्राह्मण है उनको 8 वर्ष के में और क्षत्रिय को 11 वर्ष में और वैश्य के बच्चों को 12 वर्ष में इनका उपनयन कराया जाता है। अब गुरुकुल में ही रहते रहते इनका केशांत जब दाढ़ी मूंछ आ जाती है तो उसको हटाने के लिए केशांत गुरुकुल में ही करवाया जाता है। समावर्तन मतलब शिक्षा समाप्त हो गई है, ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित संस्कार हो गए। उसके बाद है विवाह और अंत्योष्टि। ये 20 मिनट में हमारा 16 संस्कार खत्म होते हैं। 16 संस्कार हमने इसमें किया और हमने सभा समितियों और विदित देखा है। तो प्लीज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब्स करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग होंगे यार मेरे लिए भी मोटिवेशन होता है ना काम करने का, ठीक है। तो अगर आपको सच में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही कर लोगे। इसलिए देखो यार, मैं हर एक वीडियो में बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं होता बार बार। वो एक्चुअली क्या होता है, जब आपको अच्छी चीज़ मिले तो मैं नहीं चाहती कि इरिटेट हो लो। आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, और ये आप लोग का खुद का काम है यार। आपको अच्छा मिलता है ना, तो आपको बिल्कुल शेयर करना चाहिए उस चीज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।